Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, today I am going to start a new series of solved question paper. Either we can say the previous year's question papers that belongs to SSC exams or CGL exams. सो फ्रेंड्स, आज हम जो है नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कि जितने भी हम इस सीरीज के अंदर मैं आपको वन बाय वन एक एक करके आपको बताऊंगा कि जो भी पुराने एसएससी के या सीजीएल के जो भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स में जो है उनको आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, स्पेशली बिलोंग्स टू इंग्लिश टॉपिक। और इंग्लिश के अलावा दूसरे अदर विषय के जैसे आपके जीके के हैं तो वो भी मैं वन बाय वन आपके सामने लेके आऊँगा। So friends, one thing you must remember that the questions are always repeated almost the same in every 1 or 2 or 3 years back. आमतौर पे जो है चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, क्वेश्चंस मोस्टली जो है वो रिपीट होते रहते हैं। और ख़ास तौर से जो है आपने अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, अगर आपने अच्छी तरह से एसएससी की या सीजीएल की या फिर किसी भी प्रकार के किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पे आपने अपना फोकस करना होता है। द मेन बेनिफिट ऑफ दैट इज़ दैट यू हैव टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ ऑल द questions as well as you came to know that what type of questions are asked in those examinations. So friends, आज की सीरीज में मैं आज जो लेके आ रहा हूँ वो ही एक क्वेश्चन पिछले जो पुराने जो साल का क्वेश्चन पेपर है उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। और ये लेसन खास तौर से बिलोंग करता है स्पेशली इंग्लिश टॉपिक के साथ। आपको पता है कि एसएससी में 25 मार्क्स की जो है इंग्लिश आती है, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैब जो है वो इन चीज़ों पे ख़ास तौर से जो है वो फोकस किया जाता है। तो लेट्स फ्रेंड, वी डोंट वेस्ट ऑफ आवर टाइम मोर एंड लेट वी स्टार्ट आवर लेसन। तो लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपके सामने है द वेरी फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी, you read that question. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in given sentence. If no substitution is required, select no improvement. फ्रेंड्स, आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अंडरलाइन जो फ्रेज दी गई है, जो सेंटेंस है जिसमें अंडरलाइन जो वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनकी जगह रिप्लेस करना है नीचे चारों में से किसी एक ऑप्शन को। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मतलब किसी प्रकार की चेंज की जरूरत नहीं है तो आपने नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन इसमें फिल करना है। द क्वेश्चन इज ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉज। तो यहाँ हमने लिखना वेरी वेल दैट, ये जो फ्रेज है इसको हमने देखना है। चार ऑप्शन है, सच वेरी वेल दैट, सच वेल दैट, सो वेल दैट, नो इम्प्रूवमेंट। सो फ्रेंड्स, आपने इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका है इसमें सो वेल दैट जो है, यहाँ वेरी वेल दैट की जगह हम सो वेल दैट का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। देखिए, ये वोकैब से संबंधित आपका क्वेश्चन है कि यहाँ आपने क्या है कि एक ग्रुप ऑफ जो हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनके लिए जो सिंगल वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कह सकते हैं, तो वो यहाँ पर आपने वर्ड बताना है। और है ये सेलेक्ट द वर्ड एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, यानी कि फूलों का एक कोई भी गुच्छा कह सकते हैं कि जो उपहार के रूप में दिया जाता है। इंग्लिश में उसे चार ऑप्शन है, रेथ, गार्लैंड, बंडल, बुके। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, सो यू मस्ट नो दैट आंसर। तो हम उसे बुके बोलते हैं, तो बुके द नाउ फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन इन दैट। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ हमने देखिए ये भी आपका वोकैब से संबंधित है, आपने इसमें बताना है कि कौन सा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। चार वर्ड्स इसमें है, नेसेसिटी, नेगोशिएशन,
notification, negligence. उम्मीद है you have found that. If not, then I tell you the word second है negotiation. इसकी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि नेगोशिएशन के अंदर जो है यहाँ पर सी नहीं बल्कि टी का यूज़ किया जाता है। तो नेगोशिएट होता है वर्ब, जो मेन वर्ड होता है वो नेगोशिएट होता है, तो उसी से बनता है नेगोशिएशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो इडियम्स भी जो है अक्सर इसमें पूछे जाते हैं। अब कहोगे कि इडियम्स तो बहुत अधिक संख्या में होते हैं, कितने हम लर्न करें कितने के नहीं। तो इसके लिए जो है मेन चीज़ यही है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जितने भी आए, मोस्टली जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वो इडियम्स आप अच्छी तरह से रिमेंबर रख सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, जो इडियम दिया है लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग बताना आपने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पार्सली, इमीडिएटली, रेयरली, कंप्लीटली। तो लॉक स्टॉक एंड बैरल इसका मतलब होता है पूरी तरीके से, यानी कंप्लीटली। तो यहाँ जो इसका वर्ड जो दिया गया कंप्लीटली, यानी पूर्ण रूप से, इसका मतलब कहते हैं कि जैसे पूरे लाव लश्कर के साथ, या पूर्णतया जो है वो कंप्लीटली। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4th ऑप्शन है इसका, कंप्लीटली। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। इसमें ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने इस पैसेज को अच्छी तरीके से पहले पढ़ना है। यू मस्ट रीड दिस पैसेज एटलीस्ट 2 टाइम्स। और उसके बाद आपने जो ये 5 ब्लैंक्स दे रखे हैं, 5 ही नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपने क्वेश्चंस के जो है वो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन जो है आपने भरने हैं। पहला जो इसके अंदर जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक नंबर 1। तो ब्लैंक 1 हमारे पास क्या है, तो इसके अंदर दिया गया था पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी वाज वन ऑफ एक्सट्रीम डिसमिनिटी। फर्स्ट इसमें डैश द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो यहाँ हमने पहला जो है इसमें जैसे विद, ऑन, इन और व्हेन, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ए ऑप्शन, विद। तो आंसर जाएगा विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और उसके बाद सेकंड है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2। तो ब्लैंक नंबर 2 के अंदर जो है हमने या 6th है इसमें, तो नो इंडियन पावर इमर्ज टू टेक इट्स। तो यहाँ जो नंबर 2 है, यहाँ जो कर्सर आप देख रहे हैं, यहाँ आपने जो है आंसर जो है इनमें से मोर, अदर, अनदर, वन, इनमें से किसी एक ऑप्शन को भरना है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा इसमें अदर। नो अदर इंडियन पावर इमर्ज्ड टू टेक इट्स। और नेक्स्ट है 3, ब्लैंक नंबर 3 के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, 7 जो क्वेश्चन इसमें जैसे फर्स्ट में रोल, सीट, नीचे एंड प्लेस। तो इसमें जो थर्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो थर्ड जो है आपका दिया गया, उसमें आपने इसका जो ऑप्शन 4 ऑप्शन जैसे, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, वो आएगा प्लेस। टेक इट्स प्लेस इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज एंड टू यूनाइट द अंडर ए सेंट्रल अथॉरिटी। तो नंबर 4, ब्लैंक नंबर 4, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर कंट्री, स्टेट, टेरिटरी और रीजन। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपने जो है, हमने जो करेक्ट ऑप्शन देखना है इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसमें आपका यूनाइट द कंट्री अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी। और लास्ट है इसका द मराठास हु रोज द पोजीशन ऑफ प्रीएमिनेंस among the new Indian states did not prove capable of fulfilling that task। तो नंबर 5 के ऑप्शन जो है, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें ब्लैंक नंबर 5 है एट, ओवर, ऑन और टू, यानी प्रेपोजिशंस भरनी है हमने। तो प्रेपोजिशंस हमने यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा मराठाज हु रोज टू द पोजिशन। यहाँ टू एक डेफिनेट, एक टू द पॉइंट, यानी किसी एक निश्चित स्तर तक के लिए हमने टू का यूज हमने करना है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो एक क्वेश्चन आता है, ये कंप्रीहेंशन क्या कह सकते हैं आप इसमें, जिसमें कि मोस्टली सारे के सारे जो है आपके यहाँ देखोगे आपने कि यहाँ पर वर्ब्स, एडवर्ब्स या यू कैन से प्रेपोजिशंस वगैरह, कंजक्शंस वगैरह भी इसके अंदर इन किसी भी एक टॉपिक पे ये पैसेज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. यहाँ हमने देखना है कि जैसे लौधी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी। तो हमने कि 4 सेगमेंट दिए हैं इस सेंटेंस में, जैसे दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी, इज वेरी डिफरेंट इन द सिटी फ्रॉम अदर प्लेसेस। इन 4 सेगमेंट में से कौन सा सेगमेंट है जिसमें एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, तो वो सेगमेंट हमने पहचानना है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो है पहला जो सेगमेंट है दैट इज़ क्राउडेड एंड नॉइजी, यही इसमें क्या है कि ये सेंटेंस है, इसमें ग्रामेटिकली जो है वो मिस्टेक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। देखिए साइनोनिम्स और एंटोनिमस या एंटोनिम्स जो होते हैं इनके आपसे हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें जो आंसर जो वर्ड्स दिया गया इसमें प्रिविलेंट, प्रिविलेंट का मतलब जो है यहाँ पर दिया गया, इसने साइनोनिम्स ढूंढना है प्रिविलेंट का। तो प्रिविलेंट जिसका साइनोनिम्स, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रिविलेंट का मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए। अगर मीनिंग आपको पता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसमें प्रिविलेंट का मतलब जो होता है वो होता है बहुत ही एक सामान्य कह सकते हो, जो मतलब एक वाइड स्प्रेड भी कह सकते हैं हम, इसके लिए यूजुअल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो हमारा जो 4 है, डिफरेंट, रेयर, अलग, डिफरेंट का मतलब अलग होता है, रेयर का मतलब भी जो है एक बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप का जो होता है, बहुत ही एक रेयर कैसे है, कॉमन सामान्य, अनयूजुअल भी असाधारण होता है। तो यहाँ कॉमन वर्ड जो है वो प्रिविलेंट के इक्विवेलेंट मीनिंग रखता है। तो यहाँ हमने जो इसका प्रिविलेंट का जो साइनोनिम्स मिलेगा वो क्या होगा, कॉमन। तो प्रिविलेंट का जैसे वाइड स्प्रेड है, यूजुअल है, वेरी कॉमन है, तो ये इसके साइनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर एक बार वो क्वेश्चन एक सेंटेंस है जिसके किसी एक पार्ट में मिस्टेक है, और वो मिस्टेक किस पार्ट में है वो क्या है। तो हमने सिर्फ ये 4 सेगमेंट है। शी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट इन अ हरी। 4 सेगमेंट है, इन ए हरी, शी फॉरगॉट लॉक द डोर व्हेन शी वेंट आउट। अब इसमें फ्रेंड्स अगर हम देखें तो सही ढंग से, तो ग्रामेटिकली जो है इसका जो ये पोर्शन है शी फॉरगॉट लॉक, जो बी पोर्शन है इसमें मिस्टेक है। मिस्टेक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे इसमें दो पार्ट है सेंटेंस के, शी फॉरगॉट द लॉक द डोर, और दूसरा पार्ट है शी वेंट आउट इन ए हरी। अब ये वेंट आउट ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब एक पोर्शन इसका पास्ट इंडेफिनिट में है तो सेकंड वाला जो पार्ट है, यानी 2 एक्शन जब एक साथ एक के बाद एक 2 काम होते हैं, तो जो पहले काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, बाद में काम होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ ये जो है वेंट आउट पास्ट इंडेफिनिट है, तो फर्स्ट पोर्शन जो है फॉरगॉट जो है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, हैड फॉरगॉट या हैड फॉरगॉटन जो है वो हम लिखेंगे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो है सेकंड पोर्शन। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। फ्रेंड्स इसमें भी क्या है कि एक जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइन फ्रेज है उसकी जगह हमने उसका अल्टरनेट ढूंढना है, यानी एक मिस्टेक है इसमें, रॉन्ग है, इसकी जगह हमने करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। और अगर आपको लगता है कि इसमें मिस्टेक नहीं है और ये बिल्कुल सही है, तो आप नो इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आप लिखेंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि सेंटेंस के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझना। तो ये फ्रेंड्स क्या है, देखिए, ही केम लेट वॉजंट ही। अब इसमें एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन टैग है, इसमें क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछा गया ही केम लेट, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको पता है कि आंसर जो होगा इसका तो वो किस में होगा,
पास्ट इंडेफिनिट जो क्वेश्चन टैग होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर नेगेटिव के अंदर कभी भी जो है आपको पता है कि नेगेटिव में क्या आता है, डिड प्लस नॉट आता है। तो आप इसमें 4 ऑप्शन में ढूंढिए कि डिड इसमें 2 में ऑप्शन में, थर्ड में भी डिड है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन टैग जो है वो क्वेश्चन जो है सेंटेंस क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव में बनेगा, इसलिए नेगेटिव डिड प्लस नॉट जो है इसमें फोर्थ ऑप्शन है आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ही केम लेट, वाजंट इट, तो इसका ऑप्शन आएगा डिडंट ही। तो यहाँ क्योंकि इसमें इट भी जो है थर्ड पर्सन दे रखा है तो हमने इट को जगह नहीं लेना हमने, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें ही दे रखा है तो आपने ही का ही यूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एक बार फिर वोकैब के ऊपर फोकस करना अपने कि वोकैब जो है लिथल वर्ड जो हमारा आया है इसमें, तो इसी का हमने साइनोनिम्स देना है। एक बार फिर वर्ड्स पूछा गया, इसमें 4 ऑप्शन है, हार्मलेस, फैटल, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले वही बात है, लिथल का मतलब या लिथल का मतलब होता है बहुत ही भयानक, डेंस यानी कि बहुत ही खतरनाक कह सकते हो, या कह सकते हैं बहुत ही एक गहरा, या ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस की टाइप में जो होता है उसको हम बोलते हैं लीथल। तो इसके लिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हार्मलेस तो देखिए बिल्कुल ही जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होता है। फैटल होता है, फैटल का मतलब भी होता है बहुत घना, यानी बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा गंभीर कह सकते हैं। हेल्दी स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग मजबूत। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 हार्मलेस, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग तीनों वर्ड्स डिफरेंट है, जबकि फैटल जो है वो एक डिफरेंट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लीथल का जो मतलब होगा, सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, फैटल होगा इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द एंटोनिम्स। अब ये आगे आपका एंटोनिम्स आ गया आगे। तो अब एंटोनिम्स से जो इसका रिवर्स वर्ड होता है, डिफरेंट बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स होता है, उसका हमने देखना है मीनिंग। तो इसमें वर्ड दिया है, इसमें स्टेल। स्टेल का मतलब होता है वैसे आमतौर पे जो बासी होता है, या पुराना बासी हो सकता है, या थोड़ा सा ओल्ड कह सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो बासी या पुराना। और इसका जो अपोजिट अगर हम ले, ड्राई सूखा होता है, फ्लैट बिल्कुल सीधा होता है, सौर जो है वो खट्टा होता है, फ्रेश ताज़ा। तो बासी का बिल्कुल उल्टा आपको पता ही है, बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ हम स्टेल का वर्ड क्या लिखेंगे, फ्रेश हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर फ्रेंड, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। फिर एक बार वही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। ग्रुप्स वर्ड्स में कौन सा वर्ड इसका यूज, जैसे अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज्ड फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर, यानी चूल्हे पे कोई ऐसा बर्तन, खुला हुआ गहरा और किसी मेटल का बना हुआ बर्तन जिसको कि चूल्हे पर यानी खुली आग पर खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो वो वर्ड्स कौन सा है इसमें देखिए, कॉल्ड्रन, बैरल, स्किलेट एंड कैटल। अब इसके अंदर वैसे देखी जाए तो सारे ही ये बर्तनों के नाम है। अब देखिए कॉल्ड्रन जो होता है, कॉल्ड्रन वास्तव में जो है इसी का एक एक्यूरेट वर्ड्स है, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कॉल्ड्रन भी एक धातु का बना हुआ एक कड़ाहा जैसे बर्तन, जैसे हम कह सकते हैं ना हांडी टाइप में होता है। हांडी या हांडा जो होता है बड़ा सा होता है, खुले मुंह का जो होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है ये। और दूसरा बैरल, आपको पता है कि बैरल जो है उसका पकाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार से स्किलेट भी जो है वो एक बर्तन का नाम तो है, लेकिन हम इसे इस श्रेणी में नहीं रख सकते। दूसरी बात केटल है, तो केटल का यूज़ भी हम मोस्टली जो है इसके लिए हम यूज़ पकाने के लिए केटल का प्रयोग हम कम करते हैं। तो इसका जो एक्यूरेट वर्ड होगा वो क्या होगा, इसका कॉल्ड्रन जो है इसका एक्यूरेट वर्ड जो है आपका म होगा इसका। नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, गिव बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। फ्रेंड्स ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको आपने पढ़ना है कि जंबल सेंटेंसेस है, इसके भी जंबल सेंटेंसेस के भी 2 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपने सेंटेंस को अरेंज करना है ताकि एक के बाद इनकी जो कड़ी है वो एक निश्चित बन जाए, यानी कि इनका फ्रेम जो है वो एक एक्यूरेट, इनका ऑर्डर जो है वो निश्चित बन जाए। तो इसका जो ऑर्डर है, अपने सेंटेंस को पहले आपने पढ़ना है। आपके लिए मैं देता हूँ 30 सेकेंड्स, आप इसको एक बार पढ़िए, ट्राई करिए सेंटेंस को अरेंज करने की।
ओके फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम। अब इसमें 4 सेंटेंस। हाउएवर न्यू रिसर्च शोज दैट टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक कैन हैव इट्स डाउन साइड्स फॉर सीनियर्स। Second, dogs are great companions and provide a healthy excuse to go out to go for a walk and get a bit of exercise. See है, it once seemed common sense to believe that having and walking a dog and was good for older people. और D है, a report published in an American medical journal says injuries among seniors related to dogs walking are becoming increasingly prevalent. अब यहाँ पर जो इसका अगर हम देखें इसको सबसे पहले, तो अगर हमने इसको 4 जो है घटनाएं हैं इनको हमने अरेंज करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम आपका सी। इट वंस सीम्ड कॉमन सेंस टू बिलीव दैट हैविंग एंड वॉकिंग ए डॉग वॉज गुड फॉर ओल्डर पीपल। इसके बाद अगर हम लेंगे तो डॉग्स आर ग्रेट कंपेनियंस प्रोवाइड ए हेल्दी एक्सक्यूज टू गो आउट फॉर ए वॉक एंड गेट ए बिट ऑफ एक्सरसाइज। और उसके बाद हाउएवर न्यू रिसर्च शोज दैट टेकिंग द डॉग फॉर अ वॉक कैन हैव इट्स डाउनसाइड फॉर सीनियर्स। और लास्ट के अंदर हमारा डी ऑप्शन आएगा। अ रिपोर्ट पब्लिश्ड इन एन अमेरिकन मेडिकल जर्नल सेज इंजरीज अमंग सीनियर्स रिलेटेड टू डॉग वॉकिंग आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रिविलेंट। तो फ्रेंड्स ये हमारा इसका वर्ड पैटर्न होगा इसका, तो इसका सही जो आंसर होगा वो इसका ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन 4 जो है इसका वो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इनको आपने थोड़ा कूल माइंड होके सेंटेंस को आपने 1-2 बार पढ़ना है, उसके बाद आपने इनको अरेंज करना है। तो इनमें जल्दबाजी आपने नहीं करनी है या तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वही है आपका। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ, इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित है ये। अभी आपको ध्यान होगा पिछला कुछ अभी रिसेंटली मेरा लेसन जो था वीडियो उसके अंदर मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित था, तो उसी से संबंधित है। वन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज बीइंग थोरोली चेक्ड बाय द कस्टम ऑफिसर्स। सो फ्रेंड्स आप देखिए इसमें अगर आप क्वेश्चन का ऊपर देखें, वन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज बीइंग, अब ये देखिए वॉज बीइंग थ्रूली, यानी ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में इसलिए हमने इसको चेंज करना, इसका हमने देखना ऑप्शन जो एक्टिव वॉइस में हो। तो एक्टिव वॉइस में अब देखिए अगर हम पहला सेंटेंस देखते हैं कस्टम, तो ये एक्टिव वॉइस में है। दूसरा ऑप्शन जो है बीन आ रहा था ये पैसिव वॉइस में है। और तीसरा है ऑप्शन है तो ये एक्टिव वॉइस के अंदर ये भी, और थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन ये भी आपका एक्टिव वॉइस के अंदर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है हमारा कस्टम ऑफिसर्स, क्योंकि इसमें हमने कस्टम ऑफिसर्स को सब्जेक्ट बनाना था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। द कस्टम ऑफिसर्स वर थोरोली चेकिंग वन ऑफ द पैसेंजर्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आपने ये 4 वर्ड्स हैं, इनमें से एक वर्ड सही ढूंढना है जो यहाँ आपके इस ब्लैंक में सही आता हो, और वो क्या है? Talgo, a Spanish company, is one of the major of intercity standard and high-speed passenger train. तो यहाँ हमने कंपनी का नाम है, 4 ऑप्शन है, क्रिएटर, कंस्ट्रक्टर्स, बिल्डर्स, मैन्युफैक्चरर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता है कि क्या आना चाहिए। कंपनी है तो कंपनी क्या करती है, वो मैन्युफैक्चर करती है किसी भी प्रोडक्ट को, तो यहाँ इसका ऑप्शन आ जाएगा मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। एक और वर्ड ये पूछा गया जिसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि पहले भी एक वर्ड इसी प्रकार का आया था, तो ये भी वोकैब से संबंधित होते हैं, तो इनको भी आपने थोड़ा सा इस प्रकार के जो सेंटेंस उन पे आपने अपना फोकस करना है टॉपिक्स पे वोकैब के ऊपर, क्योंकि जो आपको बता दें एसएससी के अंदर या सीजीएल के अंदर वोकैब के ऊपर खासा जो है ध्यान और ज़्यादातर फोकस किया जाता है। वर्ड है इसमें भाई डिफाइन, डेफिनेट, डिफ्लेट एंड डिफॉर्म। तो फ्रेंड्स इसमें जो है डिफाइन ये वर्ड आपका ठीक है, परिभाषित करना होता है किसी चीज़ का। डेफिनेट जो वर्ड है यहाँ थोड़ा सा डाउट है, चलिए हम थर्ड को देखते हैं। डिफ्लेट ये वर्ड भी आपका जो करेक्ट है, और डिफॉर्म करेक्ट। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर जो आपका वर्ड नंबर 2 है
डेफिनेट जो है इसकी स्पेलिंग, क्योंकि डेफिनेट की स्पेलिंग होती है DEFENITE होती है, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है। डेफिनेट होता है निश्चित, तो ये आपका वर्ड जो है वो रॉन्ग स्पेल्ड है। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस, सिलेक्ट द ऑप्शन। फ्रेंड्स ये एक बार फिर वही जंबल सेंटेंसेज है, तो आपने इनको एक बार फिर अच्छी तरीके से देखना है सेंटेंस को, और उसके बाद आपने इसका सही आंसर आपने चूज करना है इसका, कि इसका करेक्ट जो सिस्टम क्या होगा। पहले आप चारों सेंटेंसेस को एक बार पढ़िए, उसके बाद आप इसके ट्राई कीजिए इसको आंसर को फाइंड आउट करने की। तो अब इसमें देखिए, द मूव फॉलोज लास्ट वीक्स फैटल इथोपियन एयरलाइन क्रैश। Aircraft manufacturers Boeing has grounded the entire global fleet of its 737 MAX aircraft. Last October, a plane from Indonesia-based carrier Lion Air had also crashed under similar circumstances. That was the second time in 5 months a 737 MAX has crashed. फ्रेंड्स ये एक इंसिडेंट है जो हाल के कुछ वर्ष पहले जो बोइंग कंपनी है दुनिया की, जो विमान बनाती है, दुनिया में 2 कंपनियां हैं जो विमान बनाती है, एक बोइंग है, एक एयरबस है जो फ्रांस की है, बोइंग अमेरिका की कंपनी है। सो फ्रेंड्स ये इसका जो प्रोडक्ट था कि मैक्स प्लेन इसका था 737 जो मॉडल था, इसमें कोई डिफेक्ट था जिसकी वजह से लगातार कुछ विमान जो है वो इसके दुर्घटनाग्रस्त होते रहे, तो उसी का क्रम है हमने देखना इसमें। तो इसका जो आंसर है, आप सबसे पहले इसमें हम लेंगे बी, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स बोइंग हैज़ ग्राउंडेड द एंटायर ग्लोबल फ्लीट ऑफ इट्स 737 मैक्स एयरक्राफ्ट। इसके बाद हम लेंगे द मूव फॉलोज लास्ट वीक फैटल इथोपियन एयरप्लेन क्रैश, क्योंकि ये घटना कहता है कि ये जो घटना घटी इसके बाद ये कदम उठाया गया। और उसके बाद क्या लेते हैं हम कि दैट वाज सेकेंड टाइम इन 5 मंथ्स, और कहते हैं ये दूसरी बार था 5 महीनों में कि दूसरा प्लेन क्रैश हुआ। और लास्ट अक्टूबर प्लेन आल्सो इंडोनेशियन बेस्ड कैरियर एयरलाइंस आल्सो क्रैश्ड इनटू इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो ये इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा BADC। तो इसका जो 4th ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार सेंटेंस का ये सीक्वेंस जो है वो सही आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। फिर एक बार आपसे इडियम का मीनिंग पूछा गया इसमें, और इडियम है इन द पिंक। वैसे इन द पिंक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हैं हम स्वस्थ होना, तरोताज़ा होना, यानी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न होना, तो उसके लिए तो इन ए पिंक ड्रेस, इन ए हैप्पी मूड, इन गुड हेल्थ, इन द लाइम लाइट। तो इसका जो एक्यूरेट मीनिंग है वो क्या है, इन गुड हेल्थ, क्योंकि इन द पिंक का मतलब होता है स्वस्थ होना पूरी तरह से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। एक बार फिर ये एक्टिव और पैसिव जो है इसका पूछा गया है। तो इसका जो सेंटेंस है, प्लीज़ टेक दी स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स देखिए इसका ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, और ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होने के नाते हमने इसका जो ऑप्शन देखना है 4, यू मस्ट टेक। तो मस्ट आ गया इसमें, तो प्लीज़ है तो मस्ट तो इसके साथ आएगा नहीं। यू आर रिक्वेस्टेड, हाँ ये ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट दी स्टूडेंट्स टू बी टेकन। नेक्स्ट देखते हैं, दी स्टूडेंट्स शुड बी। तो शुड बी इसके साथ सुटेबल नहीं है, लेट को भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि प्लीज़ क्लियर दे रखा है, तो क्लियर दे रखा है तो लेट का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दी स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री, आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यही आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 24, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हमने 4 वर्ड्स में से देखना इस खालिस्तान को भरने के लिए। इन द वेक ऑफ रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशंस, फोर्सेज हैव बीन डैश एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फॉर इमीडिएट एक्शन, इज इफ रिक्वायर्ड डिप्लॉयड, डिपॉजिटेड, डिपोर्टेड, डिपार्टेड। तो 4 ऑप्शन इसमें, अगर हम चारों के, डिप्लॉयड होता है स्थापित करना, डिपॉजिट किसी चीज़ के अंदर जमा करना, डिपोर्ट होता है किसी को वापस किसी चीज़ को भेज देना, और डिपार्टेड होता है किसी स्थान के लिए यानी प्रस्थान करना। तो यहाँ क्या है, सेंटेंस की सेंस के अनुसार हम यहाँ क्या कर सकते हैं, स्थापित करना होता है, जमा करना, या किसी जमा करना का मतलब यानी हम यहाँ के स्थापित या लागू, या यहाँ पर एक किसी चीज़ को लेके आना। तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा वो डिप्लॉयड हो जाएगा।
डिप्लॉयड का मतलब होता है जैसे टेंशन होती है तो सेनाओं को हम वहाँ पर ले जाके स्थापित करते हैं, वहाँ हम डिप्लॉयड करते हैं, वहाँ लगाते हैं, मोर्चेबंदी करते हैं, मोर्चे पर लगाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डिप्लॉयड हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ, एंटोनिम्स देना आपने कि वर्ड्स है हमारा डेंस। डेंस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सघन, घना, जैसे डेंस फॉग, डेंस फॉरेस्ट, तो जो बहुत ही सघन होता है उसके लिए तो हमने इसका अपोजिट वर्ड्स ढूंढना है। तो जो पहला वर्ड दिया है ओपेक। ओपेक का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा सघन, घना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स नहीं हो सकता। दूसरा हमारा स्पार्स बोलते हैं, स्पार्स। अब स्पार्स वर्ड जो है इसका मतलब होता है विरल, थिन, बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब है, तो इसका बिल्कुल ये इसका अपोजिट वर्ड्स होता है। तो अभी हम इसको देखेंगे, पहले जब तक हम दो वर्ड्स को और देखेंगे। थिक, थिक का मतलब भी वही होता है बहुत ज़्यादा घना, और कंडेंस का मतलब भी बात आपको पता ही है, कंडेंस का मतलब भी सघन होता है। तो ये जो तीन वर्ड्स हमारे पास हैं ओपेक, थिक और कंडेंस, ये तीनों का तीनों जो है वो डेंस के सिनोनिम्स तो हैं, एंटोनिम्स नहीं है। तो इसका एंटोनिम्स बच गया हमारे पास स्पार्स। तो स्पार्स जो वर्ड है ये इसका एंटोनिम्स है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। आपको पता कि एसएससी या सीजीएल में या एचएससी में भी आमतौर पे जो एग्ज़ाम्स या एयरफोर्स वगैरह होते हैं हमारे, या जो भी डिफेंस सर्विसेज के या कोई भी एग्ज़ाम होते हैं एनडीए के, उसमें जो इंग्लिश का स्तर जो है लगभग वो यही होता है जो एसएससी या सीजीएल में होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लेसन है, ये जो वीडियो है, वो काफ़ी जो भी कोई किसी प्रकार के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही जो है वो एक लाभदायक सीरीज़ है। तो इसमें आपने इंग्लिश से जो बिलोंग करते हुए क्वेश्चन जो है आपने हल किए। तो इसी प्रकार से आपको एक आइडिया मिलता है कि किस प्रकार का सिलेबस जो है आपके इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो बेसिकली आपने जो वोकैब है हमारी और पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर है, इस पर हमने फोकस करना होता है, क्योंकि इसी से बिलोंग्स क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आर ऑलवेज रिपीटेड, क्वेश्चन हमेशा जो है वो रिपीट ही किए जाते हैं। इसलिए जो है आप अपनी तैयारी करने के लिए इस प्रकार के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उनको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, उनकी आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें, उनको आप अच्छी तरीके से देखें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्दी हम मिलते हैं इसी सीरीज़ में इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ। और देखना मत भूलिए नेक्स्ट वीडियो। और फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल नाउ। ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।